दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें तो बीच में दूसरी लहर आने की वजह से चुनाव बीच में रोक दिए गए थे। फिर से वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 22 अगस्त आगामी 22 अगस्त को चुनाव हो सकते हैं। हमारे बीच में जागो पार्टी से वार्ड 41 के उम्मीदवार गगनदीप जी है। गगन जी, क्या कहना चाहेंगे 22 अगस्त? सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो से 22 अगस्त के बाद चल रही है, डायरेक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शन ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम 22 अगस्त को चुनाव करा सकते हैं, तो जिससे कारण हमें ये लगता है कि 22 अगस्त को चुनाव हो सकते हैं। क्या तैयारी पूरी है? तैयारी पहले भी पूरी थी, अब भी पूरी। अब तो हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है जी। तो हमें तैयारी हमारी पूरी है। क्या लग रहा है कि 22 तारीख को हो सकते हैं, क्योंकि बीच में 22 तारीख के दिन ही रक्षाबंधन भी है? जी सर, जो कोर्ट का आगे फैसला आता है या जो डायरेक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शन तय करते हैं उसी पे निर्भर करता है। अगर जैसे 22 की राखी भी है जी, तो कोर्ट जरूर कोई ना कोई सोच के डिसीजन लेगा। आपको क्या लग रहा है कि हो सकते हैं? नहीं, हम अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते कि हो सकते हैं नहीं हो सकते, बट जिस हिसाब से कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है जी। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 22 अगस्त को हो सकते हैं चुनाव। आपको नहीं लग रहा कि 22 अगस्त काफ़ी लंबा फिर से खींच दिया गया है समय? एक्चुअली जो से हमें मालूम पड़ रहा है कि जो से उनकी तैयारी से कुछ अभी अपॉइंटमेंट करेंगे जो से इलेक्शंस करवाने, इसलिए उन्हें समय चाहिए तो होता ही है, तो इसलिए हमें लगता है शायद इसलिए उन्होंने लंबा समय दिया हो। बहरहाल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। संगत तैयार है, बदलाव के मूड में है? संगत बिल्कुल बदलाव करेगी और ऐसा अच्छा बदलाव करेगी क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस हिसाब से संगत कहती है कि यूथ को आगे आना चाहिए, आज यूथ आगे आ रहा है और संगत बिल्कुल साथ भी देगी यूथ का। गगन जी, बात करें जागो पार्टी की, पहले जो चुनाव होने थे और अब में लगभग 1.5 से 2 महीने का हम लोगों को समय मिला, तो इस दौरान जागो पार्टी ने क्या अपनी अहम भूमिका निभाई? जागो पार्टी ने पूरी अपनी भूमिका निभाई है, जो किसी को कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके किए काम ऑन रोड दिख रहे हैं। जिस हिसाब से अगर हम कोरोना काल की बात करें तो सबसे पहले जहाँ पे इंदिरापुरम गुरुद्वारे में ऑक्सीजन का लंगर लगा था, उसके बाद दिल्ली में लंगर लगाया है तो जागो पार्टी ने लगाया है। जो उनसे ग्रेटर कैलाश गुरुद्वारे हमारे यहाँ पे कैंडिडेट हैं कुलविंदर जी, उन्होंने लक्ष्मी नगर में, यहाँ पे सुखदेव जी द्वारा रामनगर में, हमारे द्वारा जितना हो सका हमने यहाँ पे हर जगह से अपने ऑक्सीजन की सप्लाई कराई है। और उसके अलावा जो सी लक्ष्य हमारे इलाके से डिमांड आई है किसी भी चीज़ की, वो हमने जरूर पूरी करी है। वहीं अरदास समागम की बात करें, क्योंकि जो लोग कोरोना में गए सबसे पहले वो जागो पार्टी और आपने क्या नाम है वो रखी? जी सर, वो जागो पार्टी की तरफ से कराया गया क्योंकि उसमें हमें इलाके से कई जगह से फ़ोन आए थे कि उनके जो उनसे परिजन हैं वो कोरोना काल में उन्हें बिछड़ के जा चुके और वो पाठ नहीं करवा पा रहे थे कि अगर हम उनकी कोई मदद कर सके, तो हमने उसके लिए अपने प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी के जी से बात करी और उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। और उसके बाद हमने वेलकम गुरुद्वारा में पाठ करवाया और उस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमारा पूरा साथ दिया और सहज पाठ वहाँ पे रखा गया। उसके बाद उनके पूरे कीर्तन करके, अरदास करके उनको आत्मक शांति के लिए अरदास की गई। चेहरे तो वही रहेंगे या कुछ बदले जा सकते हैं? जहाँ तक सर ये है कि नोटिफिकेशन पुरानी ही चलेगी और चेहरे वही रहेंगे चेहरे, क्योंकि नोटिफिकेशन पुरानी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में चेंजेस का भी कुछ नहीं आ रहा और कोर्ट में भी अभी तक ये नहीं कहा कि कोई नई नोटिफिकेशन होगी। चेहरे भी पुराने होंगे। मैनिफेस्टो की बात करें, क्या वो भी पुराना ही चलेगा जो मांग थी आप लोगों की अगर जीत करके आते हैं? हमारी मांग सबसे पहले और यही है कि एजुकेशन की, क्योंकि मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है जी। और संगत से भी ये अपील है कि आपने पहले 7 साल एक कैंडिडेट को देखा, 1 साल के करीब दूसरे कैंडिडेट को जो देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट देखिएगा कि कौन कैसे कर रहा है। एक मैनेजमेंट ऐसी है कि आप ये देखिए कि जिन्होंने 7 साल चेयरमैन रहे हैं उन्होंने क्या किया जी, और उनके टाइम पीरियड में क्या था। जिन्हें 1 साल के करीब होने वाला चेयरमैन बने हुए, उन्होंने 1 साल में क्या कर लिया। चेयरमैन की बात करें तो इस समय फीस को लेकर के तो कोई समस्या चल नहीं रही। फीस का समस्या क्यों नहीं चल रही सर? फीस पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं है, फीस तो आ ही नहीं रही, स्कूल में बहुत कम आ रही है, पहली बात तो यही है। और जो सी आप कह रहे हो कि आधी फीस कर दी है, वो एडमिशन्स ही नहीं आ रहे। एडमिशन्स को लेने के लिए उन्होंने फीस आधी करी है। उन्होंने पहले 550 बच्चों की बात करी। मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही देखा कि हमने 550 बच्चे अडॉप्ट किए हैं और उनकी फीस, ये हमारे स्कूल में 3-4 बच्चे हैं, वो उनकी फीस आ रही है।
मैं कहना चाहता हूँ उनकी जो सी दिल्ली कमेटी की तरफ से जिन्होंने अडॉप्ट किया था उनकी तरफ से जो फीस आनी थी वो एक बार या 2 बार आई है, उसके बाद वो सिर्फ तो सिर्फ स्कूल की तरफ से ही माफ़ करी जा रही है, वो जिसका एक्स्ट्रा बर्डन स्कूल पे पड़ रहा है। सैलरी की बात जो बीच में विवाद चल रहा था, वो सैलरी की का जो इशू था उसको ख़त्म किया गया। इलेक्शंस आ रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जो पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट में इतने बड़े बड़े ऐलान कर सकती है, और मेन बात है जो उनसे उनके मौजूदा प्रेसिडेंट मजिंदर सिंह सिरसा या अकाली दल प्रेसिडेंट हमीद सिंह कालका दोनों एमएलए हैं, और एमएलए की एक आदत रहती है कि जब भी वो इलेक्शंस आते हैं ना, हर चीज़ का उद्घाटन करते हैं और बड़े बड़े ऐलान और अपने काम करते हैं, सिर्फ उन्होंने वही चीज़ करी। मगर सैलरी को लेकर के तो फिलहाल कोई स्कूल के अंदर विवाद नहीं है। सैलरी को लेकर चले जाए तो मेरे को जहाँ तक सुनने में आया था, अगर आप ये सैलरी दे रहे हैं, अगर स्टाफ आपका स्कूल में आ रहा है, उनका टीए बनता है, उनका टीए काटा गया है, अगर सब कुछ सही है तो आप टीए भी तो दीजिए। जिस स्टाफ को आप पूरा महीना बुला रहे हैं, आप उन्हें टीए तो दे नहीं रहे। और दूसरी बात जो सी मैनेजमेंट की आ रही है, जो सी मेरे को कल एक चीज़ पता लगी है मैनेजमेंट की, कि एक टीचर अगर 1 महीना पहले रिटायर हो चुकी है और उसको मैनेजमेंट को यही नहीं मालूम कि वो रिटायर हो चुकी है, उसके पीरियड चल रहे हैं, 1 महीने बाद वो स्कूल में आके कहती है कि मेरी सैलरी नहीं आई, तो आप तो रिटायर हो चुके हैं, आपको सैलरी, वो कह रही है अगर मैं रिटायर हो चुकी हूँ तो मेरे को पीरियड क्यों दिए गए। मैनेजमेंट को यही नहीं मालूम कि अगर वो टीचर रिटायर हो गया उसके पीरियड हमने किसी को देने। एक तरह से वो, क्या वो प्राइमरी सेगमेंट की है बात है या सीनियर सेगमेंट की बात है। और जहाँ तक उन्होंने मेरे को सुनने में भी आया, उस टीचर ने क्लियर कहा है कि ये मेरे को हटा के इन्होंने जी अपने किसी खास को दी है जो, और ये चीज़ मैं नहीं, ये बिल्कुल स्कूल मैनेजमेंट के सामने की बात है। प्रिंसिपल ने उस वक्त हाथ खड़े कर दिया जिस वक्त मैंने आपको टीए की बात कर रहा हूँ। और जब मैनेजमेंट चलाने के लिए हर कमेटी की तरफ से चेयरमैन, मैनेजर और प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं जो उनसे स्कूल मैनेजमेंट चलाते हैं। जी। जिस वक्त अभी मैंने आपको बात करी कि स्कूल के टीए नहीं दिया गया, जो सा स्टाफ आया, मौजूदा चेयरमैन ये कहता है कि आपके लीडर ने कहा है कि इनका टीए ना दिया जाए। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहूँगा कि मैनेजमेंट आप कर रहे हो या वो लीडर मैनेजमेंट कर रहा है जिसके कहने से आपने टीए काट दिया? अगर वो लीडर मैनेजमेंट कर रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कितने स्टाफ को टीए नहीं मिल रहा? जितने स्टाफ अभी पहुंचा है, लॉकडाउन के दौरान भी आया है, अभी भी स्कूल में आ रहा है जी, इस पूरे स्टाफ को टीए इस मंथ की जो सी सैलरी आई है वो विदाउट टीए आई है। किसी भी स्टाफ को टीए नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने पूरा अपना ऑब्जेक्शन चेयरमैन के आगे भी रखा। चेयरमैन ने कहा कि आपके लीडर ने कहा है कि इन्हें टीए ना दिया जाए। और मैं चेयरमैन से पूछना चाहूँगा कि वो लीडर मैनेजमेंट कर रहा है स्कूल की या आप कर रहे हो? अगर वो लीडर ने मैनेजमेंट करनी है तो उस लीडर को आगे करो, क्या पता स्कूल का हमारा कुछ और भला भी हो सके। गगन जी, जितना चुनाव लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं स्कूल चलाने में भी आपको नहीं लगता कि दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? ये स्कूल एक अलग गवर्निंग बॉडी होती है, इसके राइट प्रिंसिपल को, जिस हिसाब से अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो चेयरमैन मैनेजर से अगर राइट हट जाते हैं तो ऑटोमेटिक सारे राइट प्रिंसिपल को आ जाते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि प्रिंसिपल को इन्होंने कोई पावर दी होगी तभी स्कूल चलाने में दिक्कत आ रही है। मेन प्रॉब्लम जो सी स्कूल चलाने में मैं मानता हूँ अभी आ सकती है, जो सा इस वक्त जो सा माहौल चल रहा है कि कई लोगों के व्यापारों में दिक्कत आई और फीस नहीं आ रही, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। बट अगर आप कहें कि इलेक्शन ना होने से स्कूल में दिक्कत आ रही है, तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो ऑटोमेटिक सारे राइट्स प्रिंसिपल के पास आ जाते हैं। बट ये जो सी मैनेजमेंट है ये राइट्स प्रिंसिपल को नहीं देते, अपने कंट्रोल में रख रही है और इस चक्कर में स्कूल में दिक्कत आ सकती है। गगन जी, 22 तारीख का ये कह रहे हैं चुनाव होना, कह रहे हैं कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तीसरी लहर की तो वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 22 आते आते फिर कहीं लॉकडाउन लग जाए। मैं जो सी आप तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान से यही दुआ करेंगे कि ऐसा लहर ना आए, ऐसा दौर दोबारा देखने को ना मिले। और जो सी अगर इलेक्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जहाँ पे भी हमें लगेगा कि जान है तो जान है, अगर हमें जहाँ लगेगा कि खतरा बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमने पहले भी जिस वक्त हमारे टीम के कई मेंबर्स कोविड पॉजिटिव हुए थे, हम तो सिर्फ 4 पर्सन जा रहे थे। इस वक्त भी अगर हमें लगेगा तो अगर मेरे को अकेला भी जाना पड़ेगा तो मैं अकेला भी डोर टू डोर जाके करूँगा, कि मैं किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। इलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी बची तो आगे इलेक्शन बहुत आएंगे। अगर सेवा करनी है तो किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी सेवा कर सकता हूँ। अगर संगत ने मेरे को सेवा देनी हो, मेरे को घर बैठे भी सेवा दे सकती है। इसलिए मेरे लिए इलेक्शन ज़रूरी नहीं रहेंगे, सबसे पहले जान जरूरी रहेगी। 22 का चुनाव, 25 की मतगणना जरूर, और शायद भगवान ने चाहा तो पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी, चलते चलते संगत से क्या अपील करेंगे? मैं संगत से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे हिसाब से अब दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शंस आ रहे हैं, इस वक्त ये आपसे संगत से कहना चाहूँगा कि जैसे
जोन सा भी आप अपना नुमाइंदा चुने, वो नुमाइंदा दिल्ली की संगत आपके हलके का एक नुमाइंदा है जिसकी इज्जत पूरे इलाके की इज्जत है, और ऐसा नुमाइंदा चुना जाए जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम ना हो, ऐसा नुमाइंदा चुना जाए जिसके करैक्टर पे कोई इल्ज़ाम ना हो, ऐसा नुमाइंदा चुना जाए जिसके घर के बाहर आके कोई प्रदर्शन ना करे। और संगत से यही अपील करूँगा कि उस नुमाइंदे की इज्जत पूरे इलाके की इज्जत है, और पढ़ा लिखा नुमाइंदा चुना जाए। और जौन सा भी नुमाइंदा आप चुन रहे हैं उसको ये पूछा जाए कि आप अगर काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे और क्या आपका रोड मैप है। अगर हवा में बात कर रहे हैं, ऐसे नुमाइंदे को ना चुनें।